नमस्ते। कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक और आज मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तेजी से बदलती हुई दुनिया और बेहद प्रतिस्पर्धात्मक और चंचल उद्योग के होते हुए कार्यप्रणाली ज्यादा से ज्यादा जटिल और पेचीदा हो गई है। इस बढ़ते हुए मिश्रित और जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम की वजह से सॉफ्टवेयर उद्योग और सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगातार सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के साथ सॉफ्टवेयर बनाने के नित्य नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इस बढ़ती हुई पेचीदा कार्यप्रणाली पुराने लिखे हुए कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मुख्य समस्या बन चुकी है। बड़े प्रोग्राम्स इस जटिल और पेचीदा कार्यप्रणाली के कारण गलतियों एवं त्रुटियों के अभाव में रहते हैं और आज के युग में सॉफ्टवेयर एरर बहुत महंगी तथा जानलेवा भी हो सकती है। सबसे ज्यादा प्रचलित और अपनाई हुई प्रोग्रामिंग पद्धति स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी वांछित परिणामों को दिखाने में नाकाम है, जैसे कि बग रहित, आसानी से देखरेख करने तथा पुनः इस्तेमाल करने वाले प्रोग्राम बनाने में। आधुनिकतम प्रोग्रामिंग प्रणाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नए तथा शक्तिशाली तरीके प्रदान करती है, जो इस जटिल और पेचीदा कार्यप्रणाली से आसानी से मुकाबला करती है। इसका लक्ष्य साफ है, ज्यादा विश्वसनीय है तथा प्रोग्राम्स की आसानी से देखरेख कर सकती है। इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सामान्य सिद्धांत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये सभी सिद्धांत पौराणिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी, पास्कल, कोबोल, बेसिक में नहीं थे। प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होता है, इस पर थोड़ा गौर फरमाइए। प्रोग्राम का उद्देश्य कंप्यूटर पर नियंत्रण कर उसे अपनी सोच के मुताबिक चलाना होता है। एक प्रोग्राम की योग्यता और उपयोगिता ना ही ठीक से प्रयोग किए गए कमांड पर निर्भर रहती है, बल्कि वह प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है उस पर भी काफी ज्यादा निर्भर करती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो प्रमुख प्रकार की हो सकती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, जिसे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है, मशीन संबंधी होती हैं। ये सारी की सारी बहुत ही मशीन संबंधी होती हैं, तो आपको कंप्यूटर के सर्किट की अत्यधिक जानकारी भी मांगती हैं। मशीन लैंग्वेज, जिसमें कि निर्देश बाइनरी कोड में दिए जाते हैं, 0 तथा 1 का प्रयोग करके, ये ही एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को सीधे समझ में आती है। और जो दूसरी लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, जिसमें निर्देश को सिंबॉलिक या चिन्हित नामों से लिखे जाते हैं, जैसे रीड, ऐड, स्टोर। ये प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज से कम कठिन तो बनाती है, फिर भी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में असेंबलर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके परिवर्तित किया जाता है। दूसरी लैंग्वेज जो मैंने आपको बताई वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ये अंग्रेजी जैसे शब्दों का प्रयोग करने का प्रस्ताव रखती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग कर प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाता है मशीन लैंग्वेज की अपेक्षा। फिर भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित किया जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर के माध्यम से, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के परस्पर दो उद्देश्य पेश होते हैं। पहला होता है कि उसे प्रोग्रामर को ऐसा यंत्र देना चाहिए
जिसके द्वारा वह बता सके कि कंप्यूटर से क्या काम करवाना चाहता है। और दूसरा, उसे प्रोग्रामर को कुछ ऐसे सिद्धांत देने चाहिए जिनका प्रयोग कर वह सोच सके कि क्या हो सकता है। तो पहले उद्देश्य के लिए आपको एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत है जो कि कंप्यूटर को सीधे समझ में आए, जैसे कि मशीन लैंग्वेज। और दूसरे उद्देश्य के लिए एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत है जो कि प्रोग्रामर को किसी भी प्रकार की समस्या को सुलझाने में आसानी से काम आए, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज। तो C++ लैंग्वेज दोनों ही उद्देश्य को पेश करती है तथा हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। आइए अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग पैराडिम के बारे में। पैराडिम का मतलब होता है सोचने या काम करने का तरीका। कंप्यूटर की दुनिया में पैराडिम का मतलब है प्रोग्राम का सुनियोजित सिद्धांत। ये प्रोग्रामिंग की तरफ जाने का रास्ता है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद कई प्रोग्रामिंग के रास्ते अपनाए गए, जैसे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इत्यादि। हर एक प्रोग्रामिंग का प्रमुख उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा जटिल और पेचीदा कार्यप्रणाली को संभालना और विश्वसनीय तथा आसानी से देखरेख करने वाले प्रोग्राम्स बनाना था। आइए हम इन सभी प्रकार के प्रोग्रामिंग पैराडिम के बारे में जानते हैं। पहला है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में लिखे हुए प्रोग्राम्स निर्देशों की एक लिस्ट समान होते हैं, जहां पर प्रत्येक स्टेटमेंट कंप्यूटर को कुछ करने के लिए बताता है। इनका ध्यान ज्यादातर केंद्रित रहता है प्रोसेसिंग पर और एल्गोरिथम वांछित परिकलन को दिखाने के लिए लिखे जाते हैं। लैंग्वेजेस इस पैराडिम को सहायता देती हैं, फंक्शंस या सब प्रोग्राम में आर्गुमेंट्स पास करके तथा उससे रिटर्निंग वैल्यू प्राप्त करके। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कार्य करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। फिर डेटा का क्या? डेटा आखिरकार प्रोग्राम के अस्तित्व का कारण है। तो एक इन्वेंटरी प्रोग्राम का मुख्य भाग वह फंक्शन नहीं होता जो डेटा प्रस्तुत करता है, बल्कि वह डेटा होता है। फिर भी इसमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में डेटा को प्रोग्रामिंग करते वक्त दूसरा दर्जा दिया जाता है। दूसरा प्रोग्रामिंग पैराडिम है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्राम के साइज के बढ़ने से निर्देशों की एक अकेली लिस्ट बहुत ही बेढंगी बन जाती है। तो बड़े से प्रोग्राम को छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है, जैसे कि फंक्शंस या सबरूटीन्स। छोटे खंडों में तोड़ने वाले आइडिया को आगे बढ़ाकर इन फंक्शन को एक समूह में बांधा जाए तो हम उसे मॉड्यूल कहेंगे। लेकिन सिद्धांत वही रहेगा कि उन खंडों का समूह बनाना जो कुछ विशिष्ट कार्य कर सकें। कंप्यूटर की दुनिया में परस्पर एक जैसे प्रोसीजर्स को जोड़े और डेटा जिसे वह कुशलतापूर्वक प्रयोग करे उसे मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्योंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स या फंक्शन एक ही डेटा का प्रयोग करते हैं, तो जिस तरीके से डेटा को रखा जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। डेटा का रूपांतरण बिना फंक्शन के बदले नहीं बदला जा सकता। तीसरा प्रोग्रामिंग पैराडिम है जिसपे हम आज ज्यादा केंद्रित हैं, वह है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे आधुनिक प्रोग्रामिंग के तरीके को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हमें बहुत सारे व्यंजन बनाने हैं जिसमें कुछ प्रक्रिया है, जैसे कि बेकिंग। उदाहरण के लिए केक, बिस्किट, ढोकला, पेस्ट्री, बंस इत्यादि हमें बेक करने हैं। इसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। अगर हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का प्रयोग करते हैं तो हमें हर एक व्यंजन के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना रहेगा
और हर एक प्रोग्राम में ओवन का इस्तेमाल करने के निर्देश होंगे। ओवन का प्रयोग कई सारे व्यंजन बनाने के लिए होता है, तो हमें हर बार अलग अलग व्यंजन का प्रोग्राम बनाने के समय ओवन के प्रयोग का बार बार लिखना जरूरी नहीं है। अगर किसी समस्या का समाधान एक बार निकल जाता है तो हम उस समाधान का प्रयोग दोबारा से कर सकते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर यही समस्या को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तरीके से सुलझाएं तो ये न ही कम जटिल रहेगी, बल्कि ये सॉफ्टवेयर को पुनः प्रयोग करने के लिए सक्षम भी बना देगी। तो इतना ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कम जटिल होती है तथा एक समस्या का अगर आप समाधान निकाल चुके हो तो उस समाधान को हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक पहचान का योग्य तत्व है जिसमें कुछ अभिलक्षण और आचरण होते हैं। उदाहरण के लिए संतरा, जो हम फल है, संतरा जो खाते हैं, वो संतरा फल एक ऑब्जेक्ट है। उसके अभिलक्षण हैं कि वह शेप में गोल है तथा उसका रंग ऑरेंज है, और इसके आचरण ये रहेंगे कि वह रसीला है तथा खट्टा मीठा स्वाद का है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट के अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स को डेटा में दर्शाया जाता है तथा आचरण या बिहेवियर को संबंधित फंक्शंस में। पहले बताई हुई व्यंजन बनाने वाली प्रक्रिया को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम उसमें इस्तेमाल हुई ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ओवन और उसके इंटरफेस जो कि बताएंगे कि वह ऑब्जेक्ट्स को कैसे चलाना है में दर्शा सकते हैं। इससे सरल प्रोग्राम का डिजाइन बनेगा और सॉफ्टवेयर बनाने की लागत भी कम हो जाएगी। इस उदाहरण को समझने के लिए आइए एक और उदाहरण लेते हैं, लाल बत्ती क्रॉसिंग का। तो लाल बत्ती क्रॉसिंग पर क्या आपने ट्रैफिक का बहाव देखा है? कैसा होता है वह? जैसा कि आपको मालूम है कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सारा ध्यान केंद्रित होता है प्रोसीजर पर या कार्यशील क्रम पर, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का प्रयोग कर हम रेड लाइट क्रॉसिंग के ट्रैफिक फ्लो को हम गाड़ियां चलना, रुकना और मुड़ना जैसे प्रोसीजर्स में देखेंगे। और दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हालांकि केंद्रित होता है ऑब्जेक्ट्स और इंटरफेसेस पर, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिम में रेड लाइट क्रॉसिंग के ट्रैफिक फ्लो को हम ऑब्जेक्ट जैसे कि कार्स, ट्रक्स, बसेस, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, टैक्सी इत्यादि में बांट देते हैं। तो इस उदाहरण से जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिम का सिद्धांत है वह शायद आपको अब कुछ समझ में आने लगा होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक दूसरी मियाद की परिभाषा बताते हैं जिसे बोलते हैं क्लास। क्लास एक नमूना या कहें एक ऐसा सांचा है जो कि ऑब्जेक्ट्स के एक समूह को दर्शाता है जो समान गुण और संबंध बनाए रखते हैं। हमारे पिछले उदाहरण में कार्स को ऑब्जेक्ट समझाया गया है। उसके अभिलक्षण होते हैं जैसे कि स्टीयरिंग व्हील, सीट्स, मोटर, ब्रेक्स, एक्सेलरेटर इत्यादि, और उनका व्यवहार होता है उनकी गतिशीलता। कार हालांकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कार असल में क्लास है। मारुति 800 यहाँ पे जो दर्शाया है, मारुति 800 एक ऑब्जेक्ट है जो कि कार क्लास से संबंधित है। तो कारें तो कई प्रकार की होती हैं, उसमें एक कार हो गई मारुति 800, ठीक है। और कार भी एक सब क्लास है
उसकी क्लास है ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल कई प्रकार के होते हैं, बस है, स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है। तो उसमें एक प्रकार का ऑटोमोबाइल हो गया, वो हो गया कार। और कार में भी कई प्रकार हो गए, तो कार में एक प्रकार हो गया मारुति 800 का। और फिर ऑटोमोबाइल जो हैं वह भी एक सब क्लास है और उसकी क्लास है व्हीकल। तो ऑब्जेक्ट्स एक क्लास के दृष्टांत होते हैं, कहा जा सकता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि बर्ड एक क्लास है, लेकिन पैरेट, तोता जिसे बोलते हैं, वह एक ऑब्जेक्ट है। वह तोता डिराइव किया गया है बर्ड क्लास से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पौराणिक प्रोग्रामिंग में आए दोष और कमियां को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मार्ग कुछ सिद्धांतों पर बना है जो हमें मदद करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने में, जिससे पौराणिक प्रोग्रामिंग में आए दोष और कमियां दूर हो जाती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सामान्य सिद्धांत कुछ इस प्रकार से हैं। पहला सिद्धांत है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। जरूरी फीचर्स को दर्शाने का विधान है जो, और बिना किसी पीछे छुपी हुई सूचना और वर्णन को शामिल करे वह हमें वो विधान देता है। एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं। आपको कार के कुछ मुख्य विशेषताएं मालूम है, जैसे कि गियर बदलना, स्टीयरिंग पर काबू रखना, क्लच का प्रयोग करना इत्यादि। आप सिर्फ क्लच अथवा ब्रेक का प्रयोग करते हैं, लेकिन पीछे कार में क्या हो रहा है वह आपसे छुपा रहता है। इसे एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। जहां पर आपको कुछ मुख्य विशेषताएं और प्रयोग मालूम होते हैं और असल में पीछे कार में हो क्या रहा है आपसे छुपा रहता है। दूसरा उदाहरण है स्विच बोर्ड का। आप सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार स्विच का प्रयोग करते हैं उसे ऑन या ऑफ करने के लिए। असल में पीछे क्या होता है, कैसे होता है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसी को हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा सिद्धांत है एनकैप्सुलेशन का। एनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे आधारभूत सिद्धांत है। डेटा और ऑपरेटर या फंक्शन जो कि डेटा पर चलता है को एक ही इकाई क्लास में बांधने की प्रक्रिया को एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो इसमें डेटा पाने का एकमात्र तरीका होता है फंक्शंस के द्वारा जाना, जो कि डेटा के साथ ही जुड़े रहते हैं। इन्हें C++ में हम मेंबर फंक्शंस भी बोलते हैं। डेटा तक सीधे नहीं पहुंचा जा सकता। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट में डेटा आइटम को पढ़ना होता है तो आपको उस ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन को बुलाना पड़ता है। वह आपको उस डेटा की वैल्यू पढ़ेगा और आप तक पहुंचाएगा। डेटा यहाँ पर छुपा रहता है, इससे ये आकस्मिक परिवर्तित होने से बचा रहता है। आइए अब हम एनकैप्सुलेशन को और ठीक से समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सेल्स, अकाउंट्स, पेरोल, परचेज, प्रोडक्शन इत्यादि। हर एक डिपार्टमेंट के पास उनका स्टाफ होता है जो उस डिपार्टमेंट का डेटा रखता है। मान लीजिए एक स्टाफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है और जानना चाहता है कि अगले माह के लिए कितना कच्चा माल लिया गया है, तो वे अकेला ही सीधे जाकर डेटा नहीं निकाल सकता। उसके लिए एक मेमो या ज्ञापन भेजना होगा डिपार्टमेंट को वह सूचना का आवेदन करते हुए। फिर कोई स्टाफ परचेज डिपार्टमेंट का उस फाइल तक जाएगा जहां पर वह सूचना रखी है, उसे निकालेगा और उत्तर में पहले स्टाफ को देगा। इस कार्य प्रणाली से यह निश्चित होता है कि सही डेटा दिया जा रहा है तथा बाहर का कोई स्टाफ वह डेटा सीधे नहीं ले सकता।
जिससे कि डेटा में तब्दीली होने का भय नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट का डेटा और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई एक अकेली इकाई में सम्मिलित होते हैं जो कि डिपार्टमेंट है। तो ये होगी क्लास। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वह प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को एक रास्ता प्रदान करते हैं और साथ ही प्रोग्रामिंग डेटा की शुद्धता भी बनाए रखते हैं। क्योंकि क्लासेस डेटा एब्स्ट्रैक्शन के सिद्धांत का प्रयोग करती हैं, तो उन्हें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स भी बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन एक दूसरे के संपूरक सिद्धांत हैं। एब्स्ट्रैक्शन का ध्यान केंद्रित होता है ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर पर और दूसरी तरफ एनकैप्सुलेशन का ध्यान केंद्रित होता है कार्यान्विति पर जो इस बिहेवियर को बढ़ावा देता है। एनकैप्सुलेशन सर्वाधिक प्राप्त होता है सूचना को छुपाने से, जो कि एक क्रिया है एक ऑब्जेक्ट के सारे गुप्त सूचना और जिनका प्रयोग सामान्य रूप में नहीं होता। ऑब्जेक्ट के कुछ जरूरी अभिलक्षण ही दिखाई देते हैं, जैसे कि पिछले उदाहरण में डिपार्टमेंट के कुछ जरूरी अभिलक्षण ही मालूम होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट के हेड का नाम, डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं इत्यादि। कुछ सूचना गुप्त रहती हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, ये सब छुपा रहता है। ये सूचना तभी उपलब्ध होती है जब कोई स्टाफ उचित माध्यम के द्वारा अनुरोध करता है और इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेंबर फंक्शंस द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एक और सिद्धांत है मॉड्यूलैरिटी। प्रोग्राम को व्यक्तिगत अंशों में विभाजित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। इसके करने से दो बड़े फायदे हैं। ये प्रोग्राम की जटिलता को कम करता है। ये प्रोग्राम में सही ढंग से लेख्य सीमाएं बनाता है। मॉड्यूल अपने आप में एक इकाई है, इसे अलग से कंपाइल किया जा सकता है, हालांकि इसका संबंध और मॉड्यूल से भी होता है। उदाहरण के लिए आप एक पूर्ण म्यूजिक सिस्टम ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा प्रोग्राम एक म्यूजिक सिस्टम दर्शाता है। म्यूजिक सिस्टम बना होता है स्पीकर, सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर, वॉल्यूम कंट्रोल, टाइम ट्यूनर इत्यादि द्वारा। अब ये सभी भाग अपने आप में एक पूर्ण इकाई हैं, फिर भी ये सभी म्यूजिक सिस्टम के भाग हैं। इसे मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। इसी प्रकार से हम प्रोग्राम में भी मॉड्यूलैरिटी प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रोग्राम को कई सारे मॉड्यूल्स में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि स्पीकर्स, सीडी प्लेयर इत्यादि। यहाँ पर हर एक मॉड्यूल अपने आप में पूर्ण इकाई है, फिर भी वह दूसरे मॉड्यूल के साथ कार्य करता है एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और इस प्रोग्राम का लक्ष्य है म्यूजिक, क्योंकि ये प्रोग्राम है म्यूजिक सिस्टम का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में क्लास और ऑब्जेक्ट एक सिस्टम का लॉजिकल ढांचा बनाते हैं। हम उन्हें मॉड्यूल्स में रखते हैं, खास करके बड़े एप्लीकेशन जहां पर सैकड़ों क्लासेस होती हैं। मॉड्यूलैरिटी यहां पर एप्लीकेशन की जटिलता को संभालने में सहायक होती हैं। विभिन्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉड्यूलैरिटी को संभालने में अलग अलग प्रकार से सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए C++ में मॉड्यूलैरिटी को अलग फाइलों में कंपाइल करके कार्यान्वित करते हैं। C++ में मॉड्यूल्स को .h एक्सटेंशन वाली फाइल्स में रखा जाता है। इन्हें हेडर फाइल्स भी कहते हैं। प्रोग्राम फाइल्स जो इन मॉड्यूल फाइल्स पर निर्भर होती हैं, उनका प्रयोग #include मैक्रो लिखकर कर सकती हैं। तो प्रोग्राम और मॉड्यूल की निर्भरता को #include मैक्रो से दर्शाया जाता है। आपको ये ज्यादा समझ में आएगा जब आप C++ प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। एक और सिद्धांत है जिसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में समझना काफी जरूरी है। इनहेरिटेंस एक क्लास की दक्षता है जिसके द्वारा वह दूसरी क्लास की योग्यता और गुण अपने में उतार लेती है। जैसे कि हम सब मानव हैं, ह्यूमन बीइंग्स।
हम सभी अपने में मानव क्लास से योग्यताएं और गुण अपने में उतारते हैं, जैसे कि बोलना, खाना, पीना इत्यादि। यह गुण सभी मानव में समान नहीं होते। मानव क्लास भी ये सभी योग्यताएं और गुण मैमल क्लास से उतारते हैं, जो कि फिर एनिमल क्लास से लेते हैं। आइए हम फिर से वही पुराना कारों वाला उदाहरण लेते हैं। कार क्लास कुछ योग्यताएं और गुण ऑटोमोबाइल क्लास से लेती हैं, और ऑटोमोबाइल क्लास कुछ योग्यताएं और गुण व्हीकल क्लास से लेती हैं। योग्यता और गुण को नीचे उतारना काफी शक्तिशाली दक्षता है। ये हमें चीजों को दर्शाने में काफी आसान कर देता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी एक क्लास की योग्यताएं और गुण ऑब्जेक्ट्स में उतारने में काफी शक्तिशाली हैं, तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ढांचा भी असल दुनिया से काफी मिलता है। इसके कई कारण हैं कि इनहेरिटेंस को क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाला गया। आइए इनमें से कुछ प्रमुख कारण आपको बताते हैं। सबसे बड़ा कारण है इसकी समझने की दक्षता, जो कि असल दुनिया के काफी करीब है। दूसरा कारण है इसे पुनः इस्तेमाल करने का आइडिया। इनहेरिटेंस हमें पहले से ही बनी हुई क्लास में और योग्यताएं और गुण बढ़ाना आसान कर देता है, वह भी बिना पहली किसी क्लास को छेड़े हुए। तो आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि आपके पास एक क्लास है स्टूडेंट, आप उसे एक ग्रेजुएट स्टूडेंट क्लास बना देते हैं और नई क्लास में वह सारे लक्षण डाल देते हैं जो ग्रेजुएट स्टूडेंट के होते हैं। तो इससे पुरानी क्लास स्टूडेंट भी बरकरार रहती है, और इससे आपका टाइप करने का समय और फिर से वही मेहनत करके कोड लिखने का समय भी बच जाता है। आखिरी सिद्धांत है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक शक्तिशाली कुंजी माना जाता है। ये इतना जरूरी है कि लैंग्वेजेस जो पॉलीमॉर्फिज्म सहायक नहीं होती हैं, अपने आप को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कह सकती। लैंग्वेजेस जो क्लास को सपोर्ट करती हैं लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म को नहीं, उन्हें ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज बोला जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म एक संदेश और डेटा की वह काबिलियत है जिसके द्वारा एक से अधिक फॉर्म में उन्हें कार्यान्वित कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म वह सिद्धांत है जो एक ऑब्जेक्ट की दक्षता को अलग संदेश से अलग प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। जैसे कि ह्यूमन एक सब क्लास है मैमल का, इसी प्रकार डॉग और कैट भी सब क्लास है मैमल की। मैमल दिन की रोशनी में देख सकते हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो अगर एक संदेश दिन की रोशनी में देखो, सी थ्रू डे लाइट, सभी मैमल को भेजा जाए तो वह सब समान रूप से बर्ताव करेंगे। अब संदेश अंधेरे में देखो, सी थ्रू डार्कनेस, को सभी मैमल्स को भेजा जाए तो मानव और कुत्ते नहीं देख पाएंगे, लेकिन बिल्ली, कैट जो ऑब्जेक्ट है वह देख पाएगी। इधर बिल्ली जो मैमल क्लास से है, एक ही संदेश से दूसरी तरह बर्ताव करती है। इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में अब थोड़ा पता चल गया होगा, जैसे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलैरिटी, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। और अगर आपको थोड़ा मुश्किल जा रहा हो समझने में तो इस वीडियो को फिर से एक बार दोहराएं, और कहीं अगर बीच में आपको कुछ समझ नहीं आता है तो वीडियो को रोक करके फिर से थोड़ा सा पीछे लेके जाएं और फिर से उसको पढ़ें, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
के कुछ मूलभूत सिद्धांत तथा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, क्यों हम इस पर आए के बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इतना ही। देखते रहिए computersikho.com पर अन्य वीडियोस। धन्यवाद।